केशव कांत जी 80 साल के, जो एक सरकारी स्कूल से रिटायर हेडमास्टर थे। उनका सिद्धांत था ईमानदारी और अनुशासन, लेकिन यही दो बातें उनके बेटे रोहित और बहू सोनिया को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। केशव कांत जी ने अपनी पूरी रिटायरमेंट की राशि और पेंशन से शहर के बीचों बीच एक 3 मंजिला मकान बनवाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता केशव कांत जी उस घर की छत से उतरकर नीचे के एक छोटे और अंधेरे स्टोर रूम तक सीमित कर दिए गए। सोनिया अक्सर कहती, पापा जी, आपकी ये पुरानी किताबों और अखबारों के ढेर से घर में कबाड़ जैसा लगता है। इन्हें हटाइए, वरना किसी दिन मैं इन्हें रद्दी में बेच दूंगी। रोहित भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, पापा, अब ज़माना बदल गया है। आपकी ये आदर्शवादी बातें हमारे काम की नहीं। आप बस चुपचाप खाना खाइए और अपने कमरे में रहिए। एक दिन घर में सोनिया की किटी पार्टी थी। केशव कांत जी प्यास लगने पर ड्राइंग रूम में पानी लेने चले गए। मेहमानों के सामने केशव कांत जी के साधारण पहनावे और सफ़ेद दाढ़ी को देखकर सोनिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेहमानों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया, अगर आपको इतना ही बाहर घूमने का शौक है तो कहीं और क्यों नहीं चले जाते। मेरे हाई प्रोफाइल दोस्तों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रोहित ने उस रात अपने पिता से कहा, पापा, कल मैं आपको शहर के किनारे वाले एक छोटे से क्वार्टर में शिफ्ट कर दूंगा। वहाँ आप अपनी मर्जी से रहिएगा। यहाँ हमारी प्राइवेसी खराब होती है। केशव कांत जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी लाठी उठाई और रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर निकल गए। केशव कांत जी एक रेलवे स्टेशन के पास के गांव में जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों के पास पढ़ने के लिए ना तो स्कूल है और ना ही कोई जरिया। उन्होंने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन जब उनके पढ़ाए बच्चे जिले की परीक्षाओं में टॉप करने लगे तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। सरकार ने उनकी मेहनत को देखते हुए वहां एक आदर्श पाठशाला बनवाई और केशव कांत जी को उसका संरक्षक नियुक्त किया। उन्हें राज्य स्तर पर शिक्षा रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें उन्हें बड़ी सम्मान राशि मिली। इधर शहर में रोहित ने एक सट्टेबाज के चक्कर में पड़कर अपना घर और नौकरी दोनों गंवा दिए। जिस घर के लिए उसने पिता को निकाला था वह बैंक ने कुर्क कर लिया। रोहित, सोनिया और उनका छोटा बेटा नमन दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन वे भटकते हुए उसी गांव के पास से गुजरे जहां केशव कांत जी का सम्मान समारोह हो रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियां और पुलिस की सुरक्षा देखकर रोहित रुक गया। उसने देखा कि स्टेज पर उसके पिता को फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। भीड़ छटने के बाद रोहित रोता हुआ पिता के पास पहुंचा। पापा, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने ईंट पत्थरों के घर के लिए साक्षात देवता को घर से निकाल दिया। आज हमारे पास ना घर है ना इज्जत। केशव कांत जी ने अपने पोते नमन को पास बुलाया और उसकी फटी हुई कमीज देखी। उनका दिल भर आया, लेकिन उन्होंने रोहित की तरफ सख्त नज़रों से देखा। रोहित, घर ईंटों से नहीं संस्कारों से बनता है। तुमने मुझे घर से निकाला था, लेकिन मैंने यहाँ अपना एक नया परिवार बना लिया है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें अपनी आलीशान सरकारी कोठी में जगह नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरी नहीं
इस स्कूल की संपत्ति है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो इस स्कूल के बगीचे में माली और सोनिया बच्चों के मिड डे मील की रसोई में काम कर सकती है। मेहनत की रोटी खाओगे तो रिश्तों की कीमत समझ आएगी। रोहित और सोनिया ने अपनी गलती मान ली और उसी स्कूल में सेवा करते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। केशव कांत जी की बात सुनकर रोहित और सोनिया की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। जिस पिता को उन्होंने बोझ समझा था, आज वही उनके लिए जीवन की आखिरी उम्मीद बनकर खड़े थे। अगले दिन से रोहित और सोनिया ने स्कूल के उसी परिसर में काम करना शुरू किया। रोहित, जो कभी बड़ी कंपनी मैनेजर था, अब चिलचिलाती धूप में स्कूल के बगीचे की क्यारियां खोदता और सोनिया पसीने से तरबतर होकर सैकड़ों बच्चों के लिए रोटियां बेलती। शुरुआत में उनके शरीर ने साथ नहीं दिया, हाथों में छाले पड़ गए और पीठ में दर्द रहने लगा। सोनिया अक्सर रात को छुपकर रोती, लेकिन जब वह अगले दिन बच्चों के चेहरे पर वह मिड डे मील पाकर मुस्कान देखती तो उसका दिल सुकून से भर जाता। उसे अपनी पुरानी किटी पार्टी वाली फिजूल खर्ची पर घिन आने लगी थी। केशव कांत जी अपने पोते नमन को खुद अपनी देख रेख में पढ़ाते थे। नमन अब केवल किताबों से नहीं बल्कि अपने दादा जी के अनुभवों से जीवन की शिक्षा ले रहा था। वह देखता कि कैसे उसके दादाजी गांव के हर व्यक्ति के दुख सुख में शामिल होते हैं। गांव वाले भी केशव कांत जी को बड़े गुरु जी कहकर पुकारते और उनके लिए अपनी जान छिड़कते थे। करीब 1 साल बाद गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्कूल के निचले कमरों में पानी भरने लगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे, केशव कांत जी लाठी लेकर बाहर निकले ताकि स्कूल के रिकॉर्ड्स और अनाज को बचाया जा सके। रोहित ने जब अपने पिता को अकेले संघर्ष करते देखा तो वह बिना सोचे पानी में कूद गया। उसने घंटों मेहनत करके सारा सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस रात जब बाप बेटे साथ में बरामदे में बैठे तो रोहित ने धीरे से कहा, पापा, आज मुझे समझ आया कि असली प्राइवेसी और स्टेटस क्या होता है। वह उस 4 दीवारी में नहीं था, बल्कि अपनों के साथ खड़े होने की इस हिम्मत में है। केशव कांत जी ने पहली बार रोहित के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। उनके मौन ने रोहित को माफ कर दिया था। धीरे धीरे रोहित की मेहनत और ईमानदारी ने स्कूल की काया पलट कर दी। सोनिया ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक महिला सहायता समूह बना लिया, जहां वे सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। एक दिन शहर के उसी बैंक का नोटिस आया जिसने रोहित का घर कुर्क किया था। रोहित की मेहनत की बचत और केशव कांत जी की मदद से उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों का कर्ज चुका दिया। लेकिन अब वे शहर की उस चकाचौंध में वापस नहीं जाना चाहते थे। केशव कांत जी ने अपनी वसीयत में लिखा, यह घर और यह संपत्ति मेरी नहीं, उस समाज की है जिसने मुझे अपनाया। मेरे जाने के बाद रोहित और सोनिया यहाँ केवल एक सेवक बनकर रहेंगे, मालिक बनकर नहीं। रोहित और सोनिया ने सहर्ष इसे स्वीकार किया।
अब उनके पास बड़ा बंगला तो नहीं था, लेकिन उस पीपल की छाँव में उनका पूरा गांव एक परिवार बन चुका था। समय बीतता गया और केशवकांत जी का वह छोटा सा स्कूल अब एक बड़े संस्थान का रूप ले चुका था। एक दिन स्कूल के गेट पर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से रोहित का पुराना दोस्त विक्रम बाहर निकला। विक्रम वही व्यक्ति था जिसने रोहित को सट्टे और गलत निवेश की सलाह दी थी। विक्रम ने रोहित को एक तरफ ले जाकर कहा, रोहित, पुरानी बातें भूल जा। मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और मुझे तेरी ज़रूरत है। शहर में फिर से वही रुतबा, वही पार्टियां और वही ठाठ बाँठ होगा। इस धूल मिट्टी और स्कूल की रसोई में कब तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा? रोहित एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके मन में पुरानी सुख सुविधाओं की यादें कौन थी। सोनिया भी पास ही खड़ी यह सब सुन रही थी। विक्रम ने सोनिया की तरफ देखकर कहा, भाभी, आप तो समझदार हैं। क्या आप भी इन चूल्हे चौके के धुएं में खुश हैं? सोनिया ने अपने सिर का पल्लू ठीक किया और शांति से मुस्कुराते हुए बोली, विक्रम भाई साहब, शहर की उन पार्टियों में मुझे दिखावे की भूख थी, लेकिन यहाँ इन बच्चों को खाना खिलाकर मुझे आत्मा की तृप्ति मिलती है। वहाँ मैं प्राइवेसी ढूंढती थी, यहाँ मुझे पूरा परिवार मिल गया है। अब हमें उस सोने के पिंजड़े की ज़रूरत नहीं है। रोहित ने विक्रम का हाथ झटक दिया और कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। जिस पिता ने मुझे गिरकर उठना सिखाया, अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। उसी रात केशवकांत जी ने रोहित और सोनिया को अपने पास बुलाया। उनकी तबीयत कुछ ढीली लग रही थी। उन्होंने रोहित के हाथ में एक पुरानी डायरी थमाई। उस डायरी में केशवकांत जी ने उन सभी लोगों के नाम और पते लिखे थे जिनसे रोहित ने शहर में कर्ज लिया था या जिन्हें धोखा दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटा, सफलता का शिखर तब तक अधूरा है जब तक पीछे छोड़ी गई गलतियों का बोझ कंधों पर हो। जो कमाया है उससे पहले अपना ऋण चुकाओ। अगले कुछ महीनों में रोहित और सोनिया ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक करके उन सभी लोगों का कर्ज चुकाया जिन्हें रोहित के कारण नुकसान हुआ था। जिस दिन आखिरी कर्ज चुकाया गया, रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। जब वे वापस गांव लौटे तो केशवकांत जी ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, आज तुम दोनों की शिक्षा पूरी हुई। अब तुम इस स्कूल और इस विरासत को संभालने के असली हकदार हो। कुछ साल बाद केशवकांत जी शांति से इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वे अकेले नहीं थे। पूरा गांव उनकी अर्थी के पीछे गुरुजी अमर रहें के नारे लगा रहा था। रोहित अब स्कूल का प्रिंसिपल था और सोनिया महिलाओं के स्वावलंबन केंद्र की अध्यक्ष। नमन अब बड़ा होकर एक डॉक्टर बन चुका था जो उसी गांव के अस्पताल में मुफ्त इलाज करता था। शहर वाली वह हवेली जो कभी वापस नहीं आई, लेकिन केशवकांत जी के सिखाए संस्कारों ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया था जिसे कोई बैंक कुर्क नहीं कर सकता था और ना ही कोई समय की धूल मिटा सकती थी। गांव की जमीन पर अब शहर के बड़े बिल्डरों की नज़र पड़ने लगी थी।
केशवकांत जी के स्कूल की ज़मीन बहुत कीमती हो गई थी। एक दिन रोहित के प्रस्ताव, शहर के सबसे बड़े कारपोरेट ग्रुप का प्रस्ताव आया। वे स्कूल की जगह एक मल्टीप्लेक्स और मॉल बनाना चाहते थे। बदले में रोहित को करोड़ों रुपए और शहर में एक आलीशान बंगला देने की पेशकश की गई। यह वही लालच था जिसने सालों पहले रोहित को भटकाया था। विक्रम फिर से बिचौलियों के रूप में आया। उसने कहा, रोहित, अब तो बुढ़े यानी केशवकांत जी भी नहीं रहे, अब किसे जवाब देना है? या करोड़ों का ऑफर ले और अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा ले। रोहित ने शांति से विक्रम को देखा और उसे उस पीपल के पेड़ के पास ले गया जहाँ केशवकांत जी की समाधि बनी थी। रोहित ने कहा, विक्रम, पहले मैं मकान बनाना चाहता था, इसलिए मैंने सब खो दिया। अब मैं इंसान बना रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पाने की लालसा नहीं है। यह ज़मीन बिकाऊ नहीं है, यह हजारों बच्चों का भविष्य है। रोहित ने न केवल उस प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि अपनी बची हुई संपत्ति का उपयोग करके वहाँ एक कौशल विकास केंद्र भी खोल दिया ताकि गांव के युवाओं को शहर ना भागना पड़े। पोता नमन, जो अब एक अनुभवी डॉक्टर बन चुका था, उसने अपनी पत्नी, जो कि एक नर्स थी, के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा चैरिटेबल अस्पताल खोला। उन्होंने इसका नाम रखा सुषमा केशव मेमोरियल। सोनिया ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पापड़ और हस्तकला का एक उद्योग शुरू किया। अब गांव की महिलाओं को अपने खर्च के लिए पतियों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। केशवकांत जी के लगाए उस एक छोटे से बीज ने अब एक विशाल वन का रूप ले लिया था। एक शाम रोहित और सोनिया उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। सामने मैदान में नमन का छोटा बेटा खेल रहा था। सोनिया ने रोहित से पूछा, क्या तुम्हें कभी उस शहर वाली हवेली की याद आती है? रोहित ने मुस्कुराते हुए दूर तक फैली हरियाली और खुशहाल गांव की ओर इशारा किया और कहा, वह हवेली ईंटों का पिंजरा थी सोनिया। असली घर तो यह है जहाँ हर चेहरे पर मुस्कान है और हर दुआ में हमारा नाम है। पापा आज जहाँ भी होंगे खुश होंगे कि हमने उनकी वसीयत को कागजों से निकालकर लोगों के दिलों में बसा दिया है। सूरज ढल रहा था, लेकिन उस गांव में संस्कारों का सूरज अब कभी न डूबने के लिए उदय हो चुका था। नमन का बेटा, जिसका नाम उसने अपने दादा जी की याद में केशव रखा था, अब बड़ा हो चुका था। वह विदेश से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करके लौटा था। गांव वालों को लगा कि शायद अब केशव शहर चला जाएगा और यह सिलसिला यहीं रुक जाएगा, लेकिन केशव के मन में कुछ और ही था। उसने अपने पिता और दादा रोहित से कहा, दादाजी ने हमें संस्कार दिए, आपने हमें सेवा सिखाई, अब मैं इस गांव को शक्ति देना चाहता हूँ। केशव ने गांव के उसी पुराने स्कूल में एक डिजिटल हब बनाया। उसने सोनिया द्वारा शुरू किए गए महिला सहायता समूह के उत्पादों को ऑनलाइन ब्रांड बना दिया। अब गांव की महिलाओं के बनाए सामान विदेशों में ऊंचे दामों पर बिकने लगे। रोहित ने देखा कि जिस मिट्टी को वह सिर्फ शांति का प्रतीक मानते थे, केशव ने उस मिट्टी को तकनीक से जोड़कर गांव के हर घर को लखपति बना दिया। अब गांव का कोई भी युवा
काम की तलाश में शहर नहीं जाता था, बल्कि शहर के लोग इस स्मार्ट विलेज को देखने आने लगे। एक दिन रोहित के पास शहर से एक फ़ोन आया। वह उसी बैंक का अधिकारी था जिसने सालों पहले उनकी हवेली कुर्क की थी। अधिकारी ने कहा, मिस्टर रोहित, वह पुरानी हवेली फिर से नीलामी में है, क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? आपकी आज की हैसियत के लिए वह बहुत छोटी रकम है। रोहित ने सोनिया और नमन की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अतीत को वापस पाना जरूरी है? रोहित ने मुस्कुराते हुए फ़ोन पर जवाब दिया, साहब, वह मेरे अहंकार की निशानी थी। उसे मैंने तब खोया था जब मैं अमीर था, लेकिन आज मैं बहुत धनी हूँ। मुझे वह पत्थर का मकान नहीं चाहिए। आप उस हवेली को खरीद कर वहाँ एक अनाथालय बनवा दीजिए। उसका सारा खर्च मेरा ट्रस्ट उठाएगा। रोहित अब काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ कभी उनके पिता केशव कांत जी बैठते थे। उनके हाथ में वही पुरानी लाठी थी। केशव उनके पास आया और उनका हाथ थाम कर बोला, बड़े दादाजी, आज स्कूल का 50वां स्थापना दिवस है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रोहित ने उठते हुए आसमान की ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच केशव कांत जी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने समझ लिया था कि विरासत केवल धन या मकान नहीं होती, बल्कि वह विचार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होते रहते हैं। आज वह पीपल की छांव सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक ऐसी मसाल बन चुकी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। रोहित और सोनिया के जीवन की संध्या बेला आ चुकी थी, लेकिन पीपल की छांव का विस्तार अभी थमा नहीं था। एक ठंडी शाम स्कूल के गेट पर एक फटे हाल बूढ़ा व्यक्ति आकर गिरा। वह बुरी तरह खांस रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। नमन ने तुरंत उसे अपने अस्पताल में भर्ती करवा लिया। जब उस बूढ़े व्यक्ति को होश आया तो उसने नमन से पूछा, यह जगह कौन सी है और इस अस्पताल का मालिक कौन है? नमन ने मुस्कुराकर कहा, यह केशव कांत जी की विरासत है और मैं उनका पोता हूँ। वह बूढ़ा व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना परिचय दिया। वह विक्रम था, वही विक्रम जिसने रोहित को बर्बाद किया था, जिसने उसे बार बार लालच दिया था। समय ने ऐसा पलटा खाया कि विक्रम के अपने बेटों ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था और वह दर दर की ठोकरें खाकर अंत में उसी चौखट पर आ गिरा था जहां उसने कभी कांटे बोए थे। रोहित जब विक्रम से मिलने अस्पताल पहुंचा तो विक्रम ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कांपती आवाज़ में कहा, रोहित, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारी दया का पात्र नहीं हूँ। रोहित ने विक्रम का हाथ थाम लिया और कहा, विक्रम, मेरे पिता कहते थे कि बदला लेने से दुश्मन खत्म होता है, लेकिन क्षमा करने से दुश्मनी खत्म होती है। तुम यहाँ कैदी बनकर नहीं, बल्कि मेरे दोस्त बनकर आए हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, यह घर तुम्हारा है। रोहित के इस व्यवहार ने गांव के लोगों और नई पीढ़ी को यह सिखाया कि सच्ची जीत अहंकार को हराने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को
उठाने में है। कुछ महीनों बाद एक सुनहरी सुबह रोहित अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। सोनिया ने जब उन्हें जगाने की कोशिश की तो पाया कि वे अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। पूरा गांव मौन था। कोई रो नहीं रहा था, बल्कि सबके मन में एक कृतज्ञता का भाव था। रोहित का अंतिम संस्कार उसी पीपल के पेड़ के पास किया गया जहाँ केशवकांत जी की समाधि थी। रोहित के जाने के बाद केश ने एक नई परंपरा शुरू की। उसने संस्थान का नाम बदलकर मानवता का उपवन रख दिया। अब वहाँ न केवल बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, बल्कि देश भर से ठुकराए गए बुजुर्गों को भी आश्रय दिया जाने लगा। अब उस गांव में एक अनोखा नज़ारा दिखता था। अनाथ बच्चे उन बुजुर्गों को दादा दादी कहते। बेसहारा बुजुर्ग उन बच्चों को पोता पोती मानकर कहानियाँ सुनाते। सोनिया अब भी हर सुबह बच्चों के लिए रसोई में जाती, लेकिन अब उसकी मदद के लिए हजारों हाथ थे। केशवकांत जी ने जो बीज बोया था, रोहित ने उसे सींचा, नमन ने उसे सहारा दिया और केश ने उसे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। अब सोनिया जी भी काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और आँखों की चमक आज भी वैसी ही थी। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई। यह सभा किसी जश्न के लिए नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण फैसले के लिए थी। सोनिया जी ने केश और नमन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस संस्थान के पास अब बहुत संपत्ति है, लेकिन संपत्ति जितनी बढ़ती है, मोह उतना ही गहरा होता जाता है। मैं चाहती हूँ कि इस पूरी संपत्ति को एक पब्लिक ट्रस्ट बना दिया जाए, जिसका मालिकाना हक हमारे परिवार के पास नहीं, बल्कि गांव की पंचायत और यहाँ के शिक्षकों के पास हो। केशव ने हैरान होकर पूछा, दादी, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत है, आप इसे पराया क्यों करना चाहती हैं? सोनिया जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जिस दिन हम इसे अपना कहने लगेंगे, उसी दिन इसमें स्वार्थ आ जाएगा। इसे सबका बना दो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी कोई इसे बेच ना सके और ना ही कोई और रोहित यहाँ से निकाला जा सके। केशव को अपनी दादी की दूरदर्शिता पर गर्व हुआ। एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया और परिवार ने स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति समाज को समर्पित कर दी। उसी रात सोनिया जी को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे केशवकांत जी और रोहित खड़े हैं और उन्हें बुला रहे हैं। सोनिया जी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान खिंच गई। अगली सुबह जब केश उन्हें चाय देने गया तो सोनिया जी गहरी नींद में सो चुकी थी। एक ऐसी नींद जिससे कोई नहीं जागता। पूरा गांव सो पड़ा, लेकिन यह विदाई वैसी नहीं थी जैसी सामान्य मृत्यु की होती है। सोनिया जी की अंतिम यात्रा में हजारों स्त्रियां शामिल हुई, जिन्हें उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया था। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। केशव ने अब एक नई मुहिम शुरू की, संस्कार यात्रा। वह शहर शहर जाकर उन युवाओं से मिलता था जो अपने माता पिता को बोझ समझते थे। वह उन्हें अपने गांव की कहानी सुनाता और बताता कि कैसे
एक ठुकराए हुए पिता ने पूरे क्षेत्र का भाग्य बदल दिया। कई सालों बाद केशव का अपना बेटा भी बड़ा हो गया। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, हमारे पास अपना कहने को कोई बड़ा महल क्यों नहीं है? हम इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? केशव उसे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास ले गया जहाँ उसके परदादा, दादा और दादी की समाधि एक साथ थी। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, महल मिट्टी के होते हैं जो एक दिन ढह जाते हैं, लेकिन जो हमने बनाया है वह प्यार और सम्मान का साम्राज्य है। यह कभी नहीं ढहेगा। हमारी असली दौलत ये दुआएं हैं जो हर सुबह इस स्कूल की प्रार्थना में गूंजती हैं। आज भी उस गांव में जब हवा चलती है और पीपल के पत्ते सरसराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे केशव कांत जी की आवाज़ गूंज रही हो। पीढ़ियाँ बदलती रहीं, लेकिन उस गांव की मिट्टी में रचे बसे संस्कार एक ऐसी मिसाल बन गए कि अब संस्कार ने उस क्षेत्र को आदर्श ग्राम घोषित कर दिया था। अब केशव का बेटा आर्य, जो अभी कॉलेज में था, आर्य एक दिन शहर की लाइब्रेरी में पुरानी फाइलों को खंगाल रहा था। तभी उसे एक पुराना दस्तावेज मिला। वह उसी हवेली के कागजात थे जिसे सालों पहले उसके दादा रोहित ने अनाथालय बनाने के लिए दान कर दिया था। उसे पता चला कि उस हवेली के एक गुप्त हिस्से में एक पुरानी तिजोरी मिली है जिसे कोई खोल नहीं पाया है। आर्य अपने पिता केशव के साथ वहां पहुंचा। जब तिजोरी खोली गई तो उसमें से सोने चांदी के सिक्के नहीं बल्कि केशवकांत जी की एक पुरानी डायरी और उनकी पत्नी उमा जी के हाथ का लिखा एक पत्र मिला। वह पत्र जो सब बदल गया। उस पत्र में लिखा था, केशव, मुझे पता है मेरा बेटा रोहित शायद भटक जाए क्योंकि उसे दुनिया की चकाचौंध पसंद है, लेकिन मुझे तुम पर और तुम्हारे संस्कारों पर भरोसा है। अगर कभी बुरा वक्त आए तो हवेली की इस नींव में मैंने कुछ बीज और थोड़ी सी मिट्टी बचाकर रखी है जो हमारे पुश्तैनी खेत की है। यह संपत्ति नहीं, हमारी जड़ें हैं। पत्र के साथ मिट्टी की एक छोटी सी पोटली और कुछ दुर्लभ किस्म के अनाज के बीज थे। केशव और आर्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि असली विरासत सोना चांदी नहीं बल्कि वह नींव है जो परिवार को जोड़े रखती है। आर्य ने उन बीजों को गांव के खेतों में बोया। वे बीज एक ऐसी फसल बने जो न केवल पौष्टिक थी बल्कि बहुत कम पानी में उगती थी। आर्य ने इसे एक आंदोलन बना दिया। अब केवल वह गांव ही नहीं बल्कि आसपास के 50 गांव उस तकनीक और उन संस्कारों से जुड़ गए। बड़े बड़े शहरों के लोग जो अपनी जड़ों को भूल चुके थे वहां शांति और संस्कारों की खोज में आने लगे। गांव अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका था जहां तकनीक और प्राचीन संस्कार हाथ मिलाकर चल रहे थे। बूढ़ा केशव अपने पोते को लेकर उसी पीपल के नीचे बैठा है। वह उसे कहानी सुना रहा है। बेटा, एक समय था जब हमारे पास कुछ नहीं था और एक समय आया जब हमारे पास सब कुछ था, लेकिन सबसे सुंदर समय वह था जब हमने सब कुछ को सबका बना दिया। हवा चली, पीपल के पत्तों ने तालियां बजाई और दूर स्कूलों की घंटी बजी। वह घंटी केवल स्कूल की छुट्टी की नहीं थी बल्कि एक नई सोच के आगाज की थी। केशवकांत जी की वह एक रात की कड़कड़ाती ठंड की लाचारी आज हजारों
परिवारों के घर का चूल्हा और बच्चों का भविष्य बन चुके थे। जो किराएदार बनकर निकले थे वे आज पूरी दुनिया के दिलों के मालिक थे। पीढ़ियों का यह सफ़र अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां आर्य की ख्याति देश की सीमाओं को लांघ चुकी थी। लेकिन जहां उजाला होता है वहां परछाई भी होती है। गांव की खुशहाली को देखकर कुछ स्वार्थी ताकतें सक्रिय हो गईं। एक बड़ी कंपनी ने सरकार पर दबाव बनाया कि इस गांव के पास मौजूद उपजाऊ जमीन पर एक केमिकल प्लांट लगाया जाए। आर्य की भारी धमकी दी गई कि यदि उसने विरोध किया तो पूरे संस्थान के फंड्स रोक दिए जाएंगे। आर्य के सामने के दो रास्ते थे, चुप रहकर अपनी सुख सुविधाओं को बचाए रखना, अपने परदादा केशव कांत जी के आदर्शों के लिए लड़ना और सब कुछ खोने का जोखिम उठाना। आर्य ने तलवार या कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं चुना। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को अपने पसीने और आंसुओं से सींचा है। क्या हम इसे जहर उगलने वाली मशीनों को सौंप देंगे? जब कंपनी के ट्रक और मशीनें गांव की सीमा पर पहुंची तो वहां कोई हिंसक भीड़ नहीं थी। वहां हजारों बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हाथों में पीपल के नन्हे पौधे लिए शांति से सड़क पर बैठ गए थे। आर्य सबसे आगे था। उसके हाथ में केशव कांत जी की वह पुरानी लाठी थी। पूरे देश की मीडिया वहां पहुंच गई। जब दुनिया ने देखा कि एक तरफ आधुनिक मशीनें हैं और दूसरी तरफ हजारों लोग संस्कार और प्रकृति को बचाने के लिए निहत्थे खड़े हैं, तो जनता का दबाव इतना बढ़ा कि कंपनी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। वर्षों बाद आर्य भी अब काफ़ी वृद्ध हो गया था। उस पुराने पीपल के पेड़ की आयु भी अब ढलने लगी थी। गांव वाले दुखी थे कि उनकी आस्था का प्रतीक अब सूख रहा है। आर्य ने सबको पास बुलाया और कहा, दुखी मत हो, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। यह पेड़ सूख रहा है क्योंकि इसने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने इशारा किया स्कूल के प्रांगण की ओर, जहां उसी पीपल के बीजों से उगे हजारों नए और हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे। आर्य ने शांत स्वर में कहा, केशव कांत जी एक व्यक्ति थे जो विचार बने। वह विचार पेड़ बना और वह पेड़ अब एक जंगल बन चुका है। एक इंसान मर सकता है, एक पेड़ सूख सकता है, लेकिन जो भलाई के बीज समाज के दिल में बो दिए जाते हैं वे कभी नहीं मरते। उस रात गांव में एक ठंडी हवा चली। सुबह जब लोगों ने देखा तो वह पुराना पीपल का पेड़ ढह चुका था और उसी के पास शांति से लेटे हुए आर्य ने भी अपनी अंतिम सांस ली थी। आज भी उस गांव में एक प्रथा है, जब भी कोई बच्चा स्कूल में दाखिल होता है उसे एक पौधा दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि यह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि केशव कांत जी का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।